एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी तैयारी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 10th का देख रहे थे। इसमें हमारा 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। आज ये हमारा 7वां चैप्टर है। ये जो क्लास है हमारे पीआरटी के लिए 6 to 8, 9, 10th जिसमें भी साइंस पूछता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जीएस का जो पार्ट होता है उसमें भी मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट नहीं है साइंस का, तो भी अगर उसका जो जीएस का पार्ट आता है उसमें 5-6 क्वेश्चन आते हैं साइंस से, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 7, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं जो सभी सजीव होते हैं अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होता है उसके अनुरूप जो भी सजीव होते हैं अर्थात जिनमें जीव होता है वो सजीव कहलाते हैं, अनुक्रिया करते हैं। और जो ये अनुक्रिया करते हैं उसी को उद्दीपन कहलाता है। जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि ये सब जो होता है इसी को क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे ये पौधे करते हैं और जंतु कैसे करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, यह सभी जंतुओं में 2 मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। तंत्रिका तंत्र हम देखते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है तंत्रिका एवं पेशिकी ऊतकों द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं से न्यूरॉन से एक संगठित जाल का बना होता है। जो तंत्रिका होता है ये कैसे बना होता है? तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। कौन ले जाता है? ये तंत्रिका कोशिकाएं जो लेती हैं ये ले जाती हैं कहाँ? तंत्रिका तंत्र के पास। ग्राही क्या कहलाता है? ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। याद रखे रहिएगा, ग्राही कहाँ स्थित होते हैं? हमारे ज्ञानेंद्रियों में। ज्ञानेंद्रियाँ हमारी कितनी होती हैं? 5। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। हम देख लेते हैं यहाँ से कान के बारे में क्या दिया गया है। कान से सुनना और शरीर का संतुलन करना, आँख से प्रकाश ग्रहण करना, देखना, त्वचा से तापग्राही या गर्म एवं ठंडा का एहसास होना, स्पर्श करना, ये त्वचा के द्वारा होता है। नाक जो होता है सूंघना, गंध का पता लगाना। जीभ होता है रस संवेदी ग्राही होता है या फिर स्वाद का पता लगाता है जीभ। तो ये हमारे इसको ग्राही कहा जाता है और ये कहाँ पे पाया जाता है? ज्ञानेंद्रियों में पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन क्या होता है? यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। याद रखिए रहेगा, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन क्या होता है? यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। कौन? तंत्रिका कोशिका। याद रखिए रहेगा, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका कहलाता है, जिसको न्यूरॉन कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे तंत्रिका कोशिका बना हुआ है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, ध्रुमिका पाया जाता है। ये देखिए ये होता है कोशिका काय। यहाँ पे ये जो होता है पीला लिखे दिख रहा है ये तंत्रिका ताज होता है, तंत्रिका काच होता है। ये क्या होता है? तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। ठीक है, जो निकला हुआ है। तो यहाँ से हमको समझ में आया जो पतली पतली वो निकली रहती हैं ये ध्रुमिका कहलाता है। ये बीच में केंद्रक होता है, यहाँ पे तंत्रिकाक्ष होता है, यहाँ ये तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। आगे हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन के भाग। न्यूरॉन के क्या भाग होते हैं? ध्रुमिका होता है, ये कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है। अभी हमने इसके बारे में आप लोगों को बताया। देखिए ये जो धागे जैसी संरचना होती है इसको क्या कहा जाता है? ध्रुमिका कहा जाता है। और ये क्या करता है? सूचना प्राप्त करता है। कोशिका काय का क्या कार्य है इसको देखते हैं। प्राप्त गई जो भी सूचना मिलता है उसको विद्युत आवेग के रूप में ये चलती है। ठीक है, ये है कोशिका काय। उसके बाद तंत्रिकाक्ष जिसको एक्सान कहा जाता है, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाता है। जैसे देखिए बहुत सारे यहाँ पे होंगे कोशिका काय, ठीक है, तो उसके पास ये ले जाने का कार्य करता है। फिर उसके बाद देखते हैं सिनेप्स या फिर अंतर्ग्रथन। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान होता है। जो यहाँ पे बताया देखिए जो तंत्रिका का अंतिम हिस्सा होता है यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदलता है जिससे यह आगे संचारित हो सके। अब हम देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। उदाहरण, हम किसी गर्म वस्तु को अगर छूते हैं तो हाथ हमारा क्या करते हैं? तुरंत पीछे ले लेते हैं, तो ये कहलाता है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। तो ये भी याद रखे रहेगा। अब देखिए यहाँ से देखिए फिगर के माध्यम से समझाया गया। मान लीजिए कोई उद्दीपन है ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा लगा, उसके बाद ग्राही कौन किया? बताया कौन? त्वचा। हमारा
ठीक है, जो ज्ञानेंद्रिया होता है ये तुरंत भेजता है मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु क्या करता है, कार्यकारी अंग जो पेशी होता है जैसे हमारा हाथ पैर ये सब कार्यकारी, उसका अनुक्रिया हाथ का पीछे हटा लेना, ठीक है, ये कहलाता है। जो इस पथ पे जो हो रहा है इसी पथ को क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया। तो जो ऐच्छिक क्रिया होती है इसको देख रहे हैं, ये अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे बोलना लिखना। अनैच्छिक क्रिया जो होती है ये मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लेना ही क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी इसको हम देखते हैं। कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्या पहुंच जाएगा, क्षति पहुंच जाएगा। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है जो जल्दी होती है। मानव तंत्रिका तंत्र को हम 2 भागों में बांटते हैं, यहाँ से हम देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये 2 भागों में बांटता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। परिधीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में, कपाल तंत्रिका जो मस्तिष्क से निकलती है और मेरु तंत्रिका जो मेरुरज्जु से निकलती है, ठीक है, याद रखे रहेगा। मानव मस्तिष्क, जो मानव मस्तिष्क अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ से हमको पढ़ना है क्या, मानव तंत्रिका तंत्र को हमने देखा, इसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र में बांटे। इसके बाद इसको किस में गया, ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। उसके बाद जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, कपाल तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क से निकलता है और मेरु तंत्रिका जो मेरुरज्जु से निकलता है, ठीक है। यहाँ से हमने इतना पढ़ लिया। अभी हमको क्या देखना है, मस्तिष्क को, मानव मस्तिष्क को कैसे हम बांटते हैं। 1 मिनट रुकिए, हम आपको अच्छे से बता दें, कहीं खाली जगह हो, यस, हाँ, यहाँ पे हम समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए क्या होता है, यहाँ पे होता है मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क होता है, ठीक है। मस्तिष्क को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, अग्र, मध्य, उसके बाद क्या होता है, पश्च होता है, ठीक है। उसके बाद जो अग्र मस्तिष्क होता है ये कितने भागों में बांटता है, 3 भागों में बांटता है, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। क्या होता है, इसको हम अग्र को 3 भागों में बांटते हैं, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। फिर जो मध्य मस्तिष्क होता है ये 2 भागों में बढ़ता है, कारापोरा या फिर सेरिब्रल पेंडिकल। उसके बाद जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है ये सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। हमने क्या पढ़ा, अग्र को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। मध्य मस्तिष्क को कारापोरा, सेरिब्रल और उसके बाद सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। उसके पश्च मस्तिष्क को 2 भागों में, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा। समझ में आ गया। अग्र को सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस 4-5 बार कहेंगे, आप लोग को याद हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क 3 भाग में, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। मध्य मस्तिष्क कारापोरा, सेरिब्रल पेंडिकल। पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। यहाँ से हमको क्या मस्तिष्क के टाइप पता चल गया, कितने टाइप में बांटते हैं। अब हम देखते हैं सेरिब्रम क्या होता है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। देखिए दिया गया है यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग होता है। यहाँ से हम देख लेते हैं जो भी हमने बताया तीनों के बारे में, आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। इस बुक में तो थोड़ा उतना नहीं दिया है, लेकिन तो हम उतना थोड़ा समझने के लिए समझ लेते हैं। सेरिब्रम जो होता है इसे प्रेम मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग होता है। यह कुल मस्तिष्क का कितना होता है, 2/3 भाग, या फिर इसको कह सकते हैं हम 66% लगभग होता है। मुख्य कार्य जैसे अभी देखिए इसमें बुद्धिमान, चिंतन करना, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना, ये सब सेरिब्रम में ही होता है। तो हमको क्या समझ में आएगा, सेरिब्रम यह प्रेम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। इसके बाद इसका एक पार्ट क्या है, अग्र मस्तिष्क का थैलमस, यह ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है, अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। कौन कराता है, थैलमस। उसके बाद हम देखते हैं हाइपोथैलमस, यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। यह स्रावी ग्रंथि होने वाला, यह क्या करता है, स्राव को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या क्या पढ़ा, अग्र मस्तिष्क के भाग पढ़े, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। ठीक है, और जो है हाइपोथैलमस होता है इसको ताप नियंत्रक ग्रंथ भी कहा जाता है। यह मोटर ग्लैंड को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये हमको समझ में आ गया कि हाइपोथैलमस, एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ताप नियंत्रक ग्रंथ किसको कहा जाता है, तो हाइपोथैलमस को कहा जाता है। ठीक है, यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, ये सब का क्या करता है, हाइपोथैलमस क्या करता है, कंट्रोल करता है इस सबको। इतना समझ में आ गया। हमने क्या क्या पढ़ा, अग्र मस्तिष्क के भाग पढ़े, सेरिबेलम तो उसका है, सेरिब्रम,
थैलमस, हाइपोथैलमस, 3 पढ़े। और देखिए हमारे बुक में जो दिया गया यही सब दिया गया, लेकिन तो इसके पार्ट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे हमने इसके पार्ट करके पढ़ लिए। क्या क्या हमने पढ़ा? सेरिब्रम, देखिए सेरिब्रम हमने एक देखा, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा? थैलमस, थैलमस देखा। तीसरा हमने क्या देखा? हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस, ठीक है। तो इसको हमने जो देखा सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, ये किसके भाग हैं? अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। हमने तीनों के बारे में पढ़ा, बस आप लोग ये याद रखे रहेगा। हाइपोथैलमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। थैलमस जो होता है यह ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है। जो अब एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि कौन ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है, तो थैलमस बताता है, ठीक है, इतना समझिए। और मान लीजिए स्मृति ज्ञान जो होता है, हमारी बुद्धिमान कितना है, चिंतन, इच्छा शक्ति, ये सब सेरिब्रम होता है, ठीक है। तो इतना हमको समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क, ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो मध्य मस्तिष्क करता है। हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटते हैं, तो इसको बांटते हैं कारापोरा और सेरेब्रल पेंडिकल में, ठीक है। क्या क्या हो गया? कारापोरा यह क्या करता है? यह देखने तथा सुनने की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। हमने क्या देखा कि इसको कितने भागों में बांटते हैं? कारापोरा, और किस में भागते हैं? सेरिबेलम में, ठीक है। तो सेरिबुल पेंडिकल क्या करता है? यह ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है। ये हमारा किसका कार्य हो गया? मध्य मस्तिष्क का। आगे हम देखते हैं पश्च मस्तिष्क, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। देखिए यहाँ पे इसको 3 भागों के दिया भी गया है। अनुमस्तिष्क, मेडुला या फिर पॉन्स, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगाटा क्या होता है? यह एक बेलनाकार रचना होता है। यह मस्तिष्क का क्या होता है? सबसे पिछला, मान लीजिए ये मस्तिष्क बना हुआ है, तो यहाँ का जो सबसे पिछला भाग होता है यह क्या कहलाता है? मेडुला ऑब्लांगाटा कहलाता है। यह क्या करता है? हृदय धड़कन, आहार नाल से पाचन तथा क्रमानुकुंचन को ये नियंत्रित करता है। इतना समझ में आ गया। सेरिबेलम यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलित बनाने एवं ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण प्रदान करता है। मेरुरज्ज हम देख लेते हैं, यह रीढ़ की हड्डी से अवस्थित होता है, जो द्वितीय ब्रेन भी इसको कहा जाता है। यह मस्तिष्क में जाने वाली उद्दीपनों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यहाँ से हमको समझ में आ गया हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ से मस्तिष्क के बारे में हमने यहाँ से पूरा पढ़ लिया कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र के जो भाग होते हैं सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। फिर हमने देखा मध्य को कारापोरा और सेरिबुल पेंडिकल। फिर हमने देखा कि पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ लिए। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए मस्तिष्क एवं मेरुरज्ज की सुरक्षा। देखिए यहाँ पे अच्छे से फिगर बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए इसको। मेरुरज्ज, मस्तिष्क एवं मेरुरज्ज की सुरक्षा कैसे होती है? मस्तिष्क का जो होता है हड्डियों के बॉक्स में ये अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तलपूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। मेरुरज्ज जो होता है, मेरुरज्ज की सुरक्षा कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। जैसे क्या होता है, मेरुरज्ज जो ऐसे गया रहता है, इसके अंदर ये रहता है, ठीक है। मेरुरज्ज बाहर से क्या होता है? कशेरुकदंड व रीढ़ की हड्डी जो होती है वो रहती है, ठीक है। हम देखते हैं तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय। जैसे ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वहाँ से क्या करती हैं? संवेदी तंत्रिका वहाँ से चलती है, ये केंद्रिका तंत्रिका तंत्र में जाती हैं, वहाँ पे सूचना प्राप्त होता है, उसको संशोधित होता है, फिर वहाँ से अंकुरित उत्पन्न होता है। उसके बाद ये पेशी ऊतकों के पास चला जाता है। पेशी ऊतक जैसे हमारा हाथ पैर जो भी जो कार्य करता है, उसके बाद ये यहाँ से पेशी संकुचन या फिर अंकुरिया हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं पौधों में समन्वय कैसे होता है। पौधों में समन्वय 2 प्रकार से होता है। जैसे पौधों में गति का देखते हैं, वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना। अगर मान लीजिए वृद्धि हो रहा है लेकिन तो उसकी गति पर कोई निर्भर नहीं है, ठीक है। दूसरा है वृद्धि पर निर्भर गति। तो हम देखते हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अंकुरिया पहला है, वृद्धि पर निर्भर ना होना रहता है। जैसे देखिए अगर हम छुई मुई के पौधों को छूते हैं तो क्या होता है? पत्तियों इसकी सिकुड़ जाती हैं, तो ये क्या कहलाएगा? उद्दीपन के लिए तत्काल अंकुरिया कहलाएगा। वृद्धि के कारण गति में हम देखते हैं यह दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ होती हैं, ये उद्दीपन के कारण होती हैं। जैसे देखिए प्रतान, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, जलानुवर्तन। इसको समझने के लिए आप लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे देखिए सूरजमुखी का जो पौधा होता है, जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की तरफ वो अपना मुँह झुका लेता है, पौधा जो होता है उसका फूल सूरजमुखी का। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि ये प्रकाशानुवर्तन कर रहा है, ठीक है। पादप हार्मोन देख लेते हैं, ये वे रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास में अंकुरिया का समन्वय करते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं मुख्य पादप हार्मोन कौन कौन से है, एग्जाम में यहाँ से पूछ लेता है। ऑक्सिन, ये शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है। कौन? ऑक्सिन होता है। फिर हम यहाँ से देखते हैं जिब्रेलिन, ये तने की वृद्धि में सहायक होता है,
फिर हम देखते हैं साइटोकाइनिन। एक मिनट, साइटोकाइनिन देखते हैं तो ये कोशिका विभाजन तीव्र करता है। यहाँ से हमको समझ में आ गया, फल व बीजों में अधिक मात्रा में यह पाया जाता है। फिर हम देखते हैं एब्सिसिक अम्ल, ये वृद्धि संदमन, पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन में यह कार्य करता है। जंतुओं में हार्मोन अभी पौधों में हमने देखा, अब हम जंतुओं में देख लेते हैं। हार्मोन वे रसायन जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वे ग्रंथियाँ जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। अब हम देख लेते हैं हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं उनके कार्य। तो थायरॉक्सिन एक क्या है? हार्मोन है। ये कौन सी ग्रंथि में पाई जाती है? औटू ग्रंथि में। स्थान कहाँ है? गर्दन में। इसके कार्य हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करना। फिर हम देखते हैं वृद्धि हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि में पाया जाता है। कहाँ होता है इसका स्थान? मस्तिष्क में। ये वृद्धि व विकास का नियंत्रण करते हैं। फिर हम देखते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, ये अधिवृक्क में पाया जाता है। वृक्क क्या होता है? किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में ये करता है, वृक्क जिसको किडनी कहा जाता है। इंसुलिन, ये अग्न्याशय में पाया जाता है, उदर के नीचे। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। लिंग हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन जो नर में पाया जाता है, एस्ट्रोजन जो मादा में पाया जाता है। तो यहाँ से एग्जाम में पूछ लेता है कि टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है, तो ये नर है कि मादा, तो ये नर हार्मोन है। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन होता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये वृषण में पाया जाता है, एस्ट्रोजन अंडाशय में पाया जाता है, ठीक है। ये पेट के निचले हिस्से में पाया जाता है। यौनारंभ से संबंधित यह परिवर्तन होता है, लैंगिक परिपक्वता के लिए ये हार्मोन होते हैं, ठीक है। फिर हमारा यहाँ दिया आयोडीन युक्त नमक आवश्यक, इतना वो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। इसको हम देख लेते हैं। तो जनन क्या होता है? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, इतना तो पता है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को डीएनए कहा जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। के अणुओं में आनुवंशिक गुण होते हैं। देखिए यहाँ से टीआरई में आया हुआ क्वेश्चन है कि आनुवंशिक गुण कहाँ पाए जाते हैं, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में, ठीक है। आगे हम देखते हैं डीएनए क्या होता है? प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं होती हैं। विभिन्नता का महत्व लंबे समय तक प्रजाति, जिसको स्पीशीज कहा जाता है, कि उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। जैसे विकास का आधार। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। तो इतना याद रखे रहिएगा, कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, युग्मक का इसमें निर्माण नहीं होता है। नया जीव जो होता है वो अपने पैतृक जीव के समान या समरूप होता है। सतत गुणन के लिए यह बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। लैंगिक जनन हम देख लेते हैं। प्रजनन किसमें होता है? 2 एकल जीव, एक नर एवं एक मादा मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक इसमें बनते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता है। मतलब क्या होता है? ये अपने पैतृक जीवों के समान होता है परंतु ये नहीं कि सेम टू सेम एकदम वही हो, समरूप नहीं होता है। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में यह सहायक होता है। उच्च वर्गों के जीवों में यह पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की विधियां अभी हमने क्या पढ़ा कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रजनन प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक एक अलैंगिक। अब हम देखते हैं अलैंगिक प्रजनन की क्या विधियां होती हैं। विखंडन, इस प्रक्रम में एक कोशिका या दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? जैसे द्विखंडन हो जाता है, जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जैसे अमीबा। अब देखिए यहाँ पे अमीबा है, ये क्या हो रहा है? यहाँ से अमीबा है, ये देखिए 2 कोशिकाओं में ऐसे ऐसे टूट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 अमीबा का निर्माण हो गया। देखिए यहाँ पे है, यहाँ से देखिए 2 कोशिकाओं में हुआ, दोनों अलग हो गया, तो यहाँ पे 2 अमीबा का निर्माण हो गया, ठीक है। बहुखंडन, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि अलैंगिक प्रजनन की विधियों में से बहुखंडन कौन करता है? तो प्लाज्मोडियम जो करता है ये बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। फिर हम देखें, अभी हमने देखा विखंडन, अब हम देख रहे हैं खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं, जिसे स्पाइगोरा, यहाँ पे देख लिए स्पाइगोरा का देखिए दिया है, टूट जा रहा है। आगे हम देखते हैं
पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, जैसे प्लेनेरिया, हाइड्रा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि देखिए ये किसी कारणवश टूट गया 3 पार्ट में। यहाँ से देखिए तीन यहाँ से निकल गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रा का पौधा, ये प्लेनेरिया है। यहाँ पे देखिए हाइड्रा 3 भागों में टूटा, यहाँ से देखिए 3 हाइड्रा का नया जन्म हो गया। तो ये क्या कहलाता है, इसको याद रखे रहिएगा, ये क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन, ठीक है। अब मुकुलन। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहती है। मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्णजीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है, जैसे हाइड्रा, ईस्ट, खमीर। यहाँ पे देखिए जैसे आप देखे होंगे आलू का जो होता है उसमें भी देखिए निकलता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रा है, क्या होता है यहाँ से धीरे धीरे इसे निकलना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ये अपने उससे अलग हो जाता है और एक नया पौधे का निर्माण देखिए यहाँ से निकल रहा है, देखिए यहाँ से ये अलग होके अलग बन जाएगा, ठीक है। इसको कहा जाता है मुकुलन। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, हमने देखा अलैंगिक प्रजनन की विधियों में क्या होता है, विखंडन होता है, खंडन होता है, पुनरुद्भवन होता है और इसके बाद क्या होता है, मुकुलन होता है। उसके बाद बीजाणु समासंग देख लेते हैं। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनाते हैं जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, देखिए ये यहाँ पे है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन द्वारा देख लेते हैं। कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उनके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक विधियां जैसे होती है जड़ द्वारा, डहेलिया, शकरकंद होता है, इसमें जड़ द्वारा। और देखिए जो कायिक प्रवर्धन होता है आलू में, अभी हमने मुकुलन नहीं होता, ठीक है, वो कायिक प्रवर्धन होता है, अभी वहाँ पे गलती। तो तने द्वारा आलू और अदरक में देखिए क्या होता है, आलू में छोटे छोटे आप लोग देखते हो तो निकलता रहता है, तो ये क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। पत्तियों द्वारा ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं, ठीक है। कृत्रिम विधियां जो इसकी होती हैं, रोपड़, जैसे आम को बैठाया जाता है। कर्तन देखते होंगे कि जो गुलाब के पौधे होते हैं, अगर उनके हम एक उसको काट के उसके बाद क्या करें, उसको हम बैठा दें तो ये भी एक पेड़ बन जाता है। लेयरिंग करके जैसे चमेली, ठीक है। ऊतक संवर्धन। इस विधि में शाखा का सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। एक कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जिसे कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती हैं। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहां उसे विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण हो जाता है, जैसे आर्किक और सजावटी जो पौधे होते हैं, ठीक है। कायिक संवर्धन के लाभ क्या होते हैं, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जो जैसे जिसमें बीज नहीं उत्पन्न होता है, ये कायिक संवर्धन के द्वारा अच्छे से हो जाता है, जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप में जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में ये मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका कायिक संवर्धन होता है। अब हम देखते हैं लैंगिक प्रजनन क्या होता है। लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के प्रक्रम को निषेचन कहा जाता है, तो याद रखी रहिएगा। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन देख लेते हैं। फूल पौधे का जनन अंग होता है, याद रखे रहिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पौधों का जनन अंग क्या होता है, तो फूल पौधे का जनन अंग होता है। एक पुष्प के मुख्य भाग बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होते हैं। यहाँ से देख लेते हैं फूल के जो प्रकार होते हैं, उभयलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प, जिसमें स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों, गुड़हल, ये क्या कहलाते हैं, उभयलिंगी। एक लिंगी जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है, जैसे पपीता और तरबूज। तो इसके एग्जाम्पल भी याद रखे रहिएगा क्योंकि एग्जाम में दे सकता है कि सरसों क्या है, उभयलिंगी, एक लिंगी, द्विलिंगी, तो ये क्या है, उभयलिंगी है, ठीक है। पुष्प की संरचना हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से फिगर इसका दिया गया है पुष्प का। देखिए यहाँ पे पुष्प बना है, ये जो बीच वाला भाग होता है इसको बीजांड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ऐसे ही बना है, ठीक है। ये मादा भाग होता है। ये बीच वाला भाग कौन सा भाग होता है, मादा भाग होता है। ये वर्तिकाग्र, बीच में वर्तिका या नीचे अंडाशय होता है, इसको स्त्री केसर कहा जाता है। पुंकेसर जो देखिए जो यहाँ से किनारे किनारे ये निकला हुआ है, इसको पुंकेसर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला हरा दिख रहा है इसको बाह्य दल कहा जाता है। एक मिनट जाइए, यहाँ से हम देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या कहलाता है, पराग कोश। ये जो यहाँ पे जो बना होता है ये पराग कोश कहलाता है, ठीक है। इसमें जो कण होते हैं पराग कण कहलाते हैं और ये जो हिस्सा होता है पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और ये जो लाल कलर वाला भाग होता है इसको पंखुड़ी कहा जाता है, इतना समझ में आ गया। बीज निर्माण की प्रक्रिया देख लेते हैं। परागकोश में उत्पन्न परागकण जो होते हैं हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र या स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, इतना समझ में आ गया।
1 मिनट रुके, हम इसको फिगर से समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए जैसे ये है पौधा, ठीक है, ऐसे बना होता है, यहाँ से निकले होते हैं पुंकेसर। अब पुंकेसर में यहाँ पे ऐसे बना होता है, ये कहलाता है परागकोश। इसमें जो कण होते हैं पराग कण कहलाते हैं। यहाँ पे होता है वर्तिकाग्र, बीच में होता है वर्तिका, यहाँ पे होता है अंडाशय। तो यहाँ से जो वर्तिका होता है, यहाँ से जो होते हैं परागकोश, ये क्या करते हैं, यहाँ पे स्वपरागण या फिर पर परागण द्वारा, स्वपरागण जो उड़ के वगैरह जाते हैं, पर परागण या किसी पक्षी के पैर वैर में चिपक के जो अगर यहाँ से वर्तिका तक पहुँच जाते हैं, वर्तिकाग्र तक, फिर ये वर्तिका से सीधे ये बीच में अंडाशय में चला जाता है, तो फूल का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ से देखते हैं, स्थानांतरित हो जाता है। परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुँच जाती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। देखिए अभी हमने यही तो समझाया है। यहाँ पे देखिए परागकण हो रहा है, वर्तिकाग्र देखिए यहाँ पे है वर्तिकाग्र, यहाँ से देखिए ये नर युग्मक, ये देखिए नीचे आ जा रहा है यहाँ बीजांड में, और ये जो पीला वाला पूरा भाग है ये क्या होता है, स्त्री वाला भाग होता है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं मानव में प्रजनन। मानव में लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक परिपक्वता क्या होता है, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मानव में अंड विकास का कार्य शुरू हो जाता है, तो किशोरावस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा कौन सा है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो इस चैप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इन दोनों चैप्टर को, जो 2 लेक्चर हम लिए हैं उसको कंप्लीट करिए, दोनों चैप्टर को।